फिर से सभी को गुड आफ्टरनून। तो झारखंड करंट अफेयर्स का क्लास आज हम लोग करने वाले हैं। शायद तभी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से साउंड नहीं आ रहा था। तो देखिए पहला सवाल क्या था। पहला सवाल था झारखंड में जनगणना से संबंधित है। सवाल है कि झारखंड सरकार द्वारा जनगणना 2027 कितने चरणों में करने की अधिसूचना जारी की गई है। कुछ दिन पहले झारखंड सरकार के द्वारा एक अधिसूचना जारी किया गया था, जिसमें से बताया था कि झारखंड में जनगणना कैसे आयोजित होगा, यानी कि कितना चरण में आयोजित होगा। तो ये सवाल पूछा गया है, कितना चरण में जनगणना आयोजित होने वाला है। तो ये जो जनगणना है ये 2 चरणों में आयोजित होने वाला है। इससे संबंधित अधिसूचना जारी हुआ है। और ये जनगणना है ना, ये शुरू होगा 1 मार्च 1 मार्च को शुरू होगा। 1 मार्च 2027 को शुरू होगा झारखंड में। ठीक है ना। पूरे भारत में इतना ही तारीख को शुरू होने वाला है, लेकिन कुछ कुछ एक ऐसा राज्य भी है ना जहाँ पे कोई पहाड़ी क्षेत्र है, तो शायद वहाँ पे पहले अक्टूबर में ही जनगणना शुरू होने वाला है। लेकिन कुल मिलाकर के अधिकतर राज्यों में 1 मार्च 2027 से जनगणना शुरू होने वाला है, और ये 2 चरणों में होने वाला है। उसके बाद उसके बाद पिछली बार जो जनगणना हुआ था ना, आखिरी जनगणना कब हुआ था? 2011 में हुआ था। 2011 में आपको ये पता होना चाहिए कि झारखंड का जनसंख्या उसमें कितना है। जनसंख्या, भारत का जनसंख्या तो सबको पता है, लेकिन झारखंड का भी जनसंख्या पता होना चाहिए। कितना है? 3 करोड़ 88 लाख 29,134। इतना है झारखंड की जनसंख्या। कब? 2011 में। तो उम्मीद है अभी और बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। हम लोग का जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2 चरण में होने वाला हम लोग का आंसर ये है। उसके बाद एक और चीज आपको नोट करना है। कोई भी सर्वे होता है या फिर किसी तरह का जनगणना होता है या चुनाव होता है, तो उसमें कोई ना कोई अधिकारी, प्रमुख अधिकारी होता है। इसका जो प्रमुख अधिकारी है, प्रमुख जनगणना अधिकारी, प्रमुख जनगणना अधिकारी, उसको भी नोट कर लीजिए कौन है। प्रमुख जनगणना अधिकारी, ये बनाया गया है उपायुक्त को। उपायुक्त यानी कि जो डीसी होंगे ना, उनकी निगरानी में जनगणना आयोजित किया गया है। ये भी चीज आपको पता होना चाहिए, इसको भी नोट कर लीजिए। हो गया है तो आगे बढ़ेंगे। हो गया है सर। ठीक है, अगला सवाल। कभी कभी ना आप लोगों को साउंड आता ही नहीं, पता नहीं चलता है एक्चुअली, स्क्रीन तरफ ना देखें तो। दूसरा सवाल, 69वें राष्ट्रीय नेशनल गेम्स, अभी हाल फिलहाल में 69वां राष्ट्रीय नेशनल गेम्स, एक मिनट इसको सुधारना पड़ेगा। 69वां राष्ट्रीय, यहाँ पे होगा स्कूल, राष्ट्रीय स्कूल गेम्स होगा, राष्ट्रीय स्कूल गेम्स, सुधार लीजिए। क्वेश्चन होना चाहिए था 69वां राष्ट्रीय स्कूल गेम्स के अंतर्गत नेशनल स्कूल स्पोर्ट्स इवेंट का आयोजन झारखंड में कहाँ हुआ है, ये होना चाहिए था सवाल। तो इसका आयोजन किया गया है कहाँ पे? इसका आयोजन हुआ है रांची में, झारखंड की राजधानी रांची में इसका आयोजन हुआ है। और इसमें कुल मिलाकर के झारखंड में 5 इवेंट का ऑर्गेनाइज 5 इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये 5 इवेंट कौन कौन सा है, ये भी नोट कर लीजिए। पहला इवेंट है जो झारखंड में हुआ है, हॉकी। उसके बाद दूसरा शतरंज यानी कि चेस। तीसरा इवेंट है फुटबॉल। उसके बाद अगला क्या है? अगला है साइकिलिंग। और आखिरी इवेंट बताइए, किसी को आइडिया है तो? आर्चरी, तीरंदाजी। ये 5 इवेंट का आयोजन झारखंड में हुआ है, और बाकी स्पोर्ट्स का आयोजन दूसरे स्टेट में किया गया है।
तो ये हम लोग का आंसर क्या है, रांची है। और इसमें झारखंड का जो रैंक है ये भी आपको पता होना चाहिए। झारखंड का रैंक है 14th रैंक पे थे। पिछले साल हुआ था 68 नेशनल गेम्स, उसमें झारखंड का रैंक था 15, तो एक रैंक का प्रोग्रेस हुआ हम लोग का। उसके बाद इसमें केरल पहला है, केरल पहला है, ये है विनर, यानी कि फर्स्ट रैंक पे केरल है और हम लोग 14th रैंक पे है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, महिला हॉकी इंडिया लीग का दूसरा संस्करण किसने जीता है? जो महिला हॉकी इंडिया लीग है ना, इसका आयोजन भी झारखंड में हुआ है। एक्चुअली झारखंड और उड़ीसा दोनों ही स्टेट्स में हुआ है इसका आयोजन। तो इसका जो फाइनल खेला गया था ना, इसका फाइनल मैच कल ही हुआ था। फाइनल मैच रांची में खेला गया। रांची में कहाँ पे? जयपाल सिंह मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ, एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम, ये है रांची में, यहाँ पे आयोजित हुआ। इसमें फाइनल में कौन कौन सी टीमें खेली? इसमें से 2 टीम फाइनल में खेली है। पहला टीम है एसजी पाइपर्स, जो कि दिल्ली का टीम है, ये दिल्ली का टीम है। और दूसरा जो टीम है सराची बंगाल टाइगर्स, ये दोनों टीम खेलते हैं फाइनल में। उसके बाद टाई हो जाता है टाइम के आखिरी में, उसके बाद पेनाल्टी शूटआउट होता है जिसमें एसजी पाइपर्स जीत जाता है 2-1 से। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? एसजी पाइपर्स, एसजी पाइपर्स है सही उत्तर। और ये महिला हॉकी इंडिया लीग का दूसरा संस्करण है। जो पहला संस्करण हुआ था ना, ये पिछले साल हुआ था, और इसमें सुरमा हॉकी क्लब, सुरमा हॉकी क्लब नहीं, सुरमा हॉकी क्लब नहीं, सुरमा हॉकी क्लब ना पिछले साल हार गया था, ओडिशा वॉरियर्स जीता था। जो पिछला संस्करण है ना, पहला संस्करण ओडिशा वॉरियर्स, ये पहला संस्करण का विजेता है। पहला संस्करण का विजेता कौन है? ओडिशा वॉरियर्स। रांची रॉयल्स ये झारखंड की टीम है, और इसके कैप्टन कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए, निक्की प्रधान। निक्की प्रधान जो भारत का प्रतिनिधित्व की थी, रियो ओलंपिक हुआ था ना, उसमें निक्की प्रधान के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था भारत की महिला हॉकी टीम का। और सुरमा हॉकी क्लब से खेलती है अभी जो रिसेंटली, मतलब प्रेजेंट में कैप्टन कौन है झारखंड हॉकी विमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन कौन है? सलीमा टेटे। तो वो यहाँ से खेलती है सुरमा हॉकी क्लब से। और रांची रॉयल्स की कैप्टन कौन है? निकी प्रधान है, एसजी पाइपर्स, ये है विनर। और इसमें भी जो बेस्ट प्लेयर है ना, बेस्ट प्लेयर, ये कह सकते हैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, टूर्नामेंट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन मिला? ये मिला है आपको नवनीत कौर को। नवनीत कौर, नवनीत कौर का संबंध भी किससे है? एसजी पाइपर से ही वो रिलेटेड है। तो ये सब चीज नोट कर लीजिए। ओडिशा वॉरियर्स जो है ना, आंसर हम लोग का ये नहीं है जो टिक किया है ना, एसजी पाइपर्स इसका आंसर है। और ओडिशा वॉरियर्स पिछला बार जो हुआ था पहला वाला 2025 में, 2025 का विजेता है ओडिशा वॉरियर्स, ठीक है ना। सुरमा हॉकी क्लब को हरा करके विजेता बना था। और इस बार का जो विनर है ना, दूसरा, ये कौन है? एसजी पाइपर्स, समझे? एसजी पाइपर्स है विनर, इस बार का विनर।
हो गया? सारा चीज पता होना चाहिए आपको। एसजी पाइपर्स विनर है, किसको हरा के? बंगाल टाइगर्स को। ये कौन है? बंगाल टाइगर्स उपविजेता है। उपविजेता कौन है? रांची बंगाल टाइगर्स है उपविजेता। विजेता है एसजी पाइपर्स। पिछले बार का विजेता ओडिशा वॉरियर्स है। सूरमा हॉकी क्लब को हरा करके। सूरमा हॉकी क्लब से रिलेटेड कौन है? सलीमा टेटे रिलेटेड है। और इस बार का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है? नवनीत कौर है। और ये फाइनल मैच कहाँ हुआ है इस बार का? इस बार का फाइनल कहाँ हुआ है? इस बार का फाइनल हुआ है रांची में। रांची में जयपाल सिंह मुंडा इंस्टीट्यूट हॉकी स्टेडियम में हुआ है। ठीक है, फिर इतना डाटा काफी है इस क्वेश्चन के लिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, चर्चा में रहा खरसमा गोलीकांड का संबंध है, यानी कि ये घटना कब हुआ है, ये है क्वेश्चन। 1945 नहीं है। 1945 में क्या हुआ था? विश्व युद्ध खत्म हुआ था। इसका आंसर है 1948। 1947 में हम लोग को आजादी मिला, उसके कुछ ही दिन के बाद 1948 में क्या हो जाता है? खरसमा गोलीकांड हो जाता है। यहाँ आप एक पेपर कटिंग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है 35 आदिवासी किल्ड इन खरसमा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ये एक सरकारी आंकड़ा है 35। इसमें हजारों आदिवासियों का मृत्यु हुआ था। मृत्यु कहें या फिर हत्या कर दिया गया था पुलिस के द्वारा। हुआ क्या था? उस समय हम लोग नया नया आजाद हुए थे, तो उड़ीसा है ना, जो खरसवां जिला है, अभी जो झारखंड का पार्ट है, खरसवां जिला में जो बहुल पॉपुलेशन है ना, वो हो ट्राइब्स का है। वो लोग वहाँ पे बहुत अधिक संख्या में रहते हैं। तो वो लोग क्या चाहते थे कि हम लोग को उड़ीसा में हम लोग का विलय ना हो, क्योंकि उस समय अधिसूचना जारी कर दिया गया था कि खरसवां को किसमें मिलाया जाएगा? उड़ीसा में मिलाया जाएगा। तो इसके विरोध में वहां एक जनसभा का आयोजन किया जाता है 1 जनवरी को। 1 जनवरी 1948 को एक जनसभा का आयोजन किया जाता है, और उस जनसभा में 50,000 से अधिक लोग शामिल होते हैं। और अगर हम बताएं तो मेरे गांव से भी बहुत कोई लोग गए थे। मेरे दादाजी, एग्जैक्टली दादाजी तो नहीं गए थे, लेकिन उनके जो रिलेशन में थे वो क्या बताए थे कि हम लोग उस समय वो स्कूल गए थे, तो घर में उस टाइम खाना नहीं था, तो वो स्कूल स्कूल से आने के बाद वो वहीं जाते, खरसवां जाते पैदल। सब कोई गया था, तो चाईबासा से खरसवां बहुत लोग पैदल जा रहे थे, तो उनको भी जाना था, लेकिन घर में खाना नहीं था, तो बिना खाए तो भूखे पेट नहीं जा सकते थे, उसके लिए नहीं गए। लेकिन अगला दिन सूचना मिलता है कि काफी लोग का मृत्यु हो गया है, जो कि बहुत ही दुखद घटना है। और इसमें सरकारी आंकड़ा आप देख सकते हैं, यहाँ पे 35 है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आदिवासियों को लेकर के जो सरकार है कितना चिंतित है हम लोग का। थोड़ा इस बारे में सोचना चाहिए। अभी भी बहुत सारा ऐसा घटना होता है जिसमें आदिवासियों का प्रायोरिटीज को महत्व नहीं दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1948। समझे? उसके बाद, उस घटना के बाद खरसवां को उड़ीसा में नहीं मिलाया गया, उसको झारखंड में ही रखा गया। मतलब बिहार में था, बाद में अलग हुआ तो ये झारखंड में आ गया। तो ये घटना था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल, 11 जनवरी को झारखंड के किस विभूति की जयंती है? किस विभूति की जयंती है? जयपाल सिंह मुंडा की जयंती कब है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को। 3 जनवरी 1903 को इनका जन्म हुआ है। कुछ दिन पहले इनका जन्म हुआ है। दूसरे नंबर पे कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। बताइए महेंद्र सिंह धोनी का जन्म तिथि कब है? बताइए, कमेंट्स में बताइए, महेंद्र सिंह धोनी की जयंती कब है? किसी को कोई आइडिया है इनका जन्म दिवस कब है? इनका लकी नंबर 7, 7/7/81। 7 जुलाई 1981 को इनका जन्म तिथि। अगले कौन है? निर्मल महतो। निर्मल महतो का जन्म तिथि पिछले सवाल इस बार हम लोग डिस्कस किए थे, 25 जनवरी, 25 जनवरी को निर्मल महतो का जन्म तिथि है। 1950 में इनका जन्म हुआ है। 25 जनवरी 1950। इनका संबंध किससे है? झारखंड निर्माण आंदोलन से निर्मल महतो का संबंध है। उसके बाद शिबू सोरेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको तीनों को पता होता तो ऑब्वियसली इसका आंसर कर लेते। 11 जनवरी को इनका जन्म हुआ है। 11 जनवरी 1944 को।
इनका जन्म हुआ है, तो इस साल इनका कौन सा जन्म तिथि है? 82nd है ना, 82वां जन्म दिवस। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक बड़े नेता है शिबू सोरेन, झारखंड निर्माण आंदोलन में बहुत अहम योगदान रहा है, और ये केंद्र में कोयला मंत्री भी रह चुके हैं। 2004 में जब कांग्रेस का सरकार बना था, इसमें ये कोल मंत्री थे, कोयला मंत्री थे। सेंटर का बात कर रहे हैं, सेंटर में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है ना, उसमें कोयला मंत्री थे शिबू सोरेन। लेकिन कुछ दिन के बाद किसी घटना की वजह से, मतलब कोई कारण रहा है, उसकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ गया। तो बहुत लंबा टाइम नहीं था उनका मंत्री के रूप में, काफी दिन तक नहीं सेवा कर पाए। लेकिन झारखंड की जो राजनीति है ना, उनको बहुत ही ज्यादा सक्रिय योगदान है, और तीन बार बन चुके हैं झारखंड के मुख्यमंत्री, 3 बार। तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2005 में बने हैं, फिर 2008 में बने हैं, 2005 में, 2008 में, फिर 2009 में, 2009 में, एग्जैक्टली 2009, एग्जैक्टली नहीं नहीं 9 में ही बने, 2009 से 2010 तक बने। तो बहुत लंबा लंबा कार्यकाल नहीं रहा। जब गठबंधन की सरकार कार्य कर रही थी ना झारखंड में, उस दौरान ये मुख्यमंत्री के पद पे कार्यरत थे। कभी 1 साल, कभी कुछ महीने के लिए, कभी 10 दिन के लिए, ऐसा रहा इनका कार्यकाल। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? शिबू सोरेन है आंसर। ये है शिबू सोरेन, जिसको किस नाम से जाना जाता है? दिसुम गुरु। 11 जनवरी 2000 नहीं, 1944 से लेकर के 4 अगस्त इनकी पुण्यतिथि है, 2025 इनका ये जीवन काल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच की बैठक में झारखंड का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा है? जो विश्व आर्थिक मंच का बैठक है ना, जिसको बोला जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनुअल मीटिंग होता है, प्रत्येक वर्ष जनवरी में होता है, और ये प्रत्येक वर्ष एक ही जगह पे होता है। कहाँ पे होता है? स्विट्जरलैंड, जिसको धरती का स्वर्ग भी बोलते हैं। स्विट्जरलैंड, यूरोप का स्वर्ग या धरती का स्वर्ग। स्विट्जरलैंड में कहाँ पे? दावोस में। दावोस एक जगह है, यहाँ पे इसका प्रत्येक वर्ष मीटिंग होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। तो इस साल इसका मीटिंग 19 से लेकर के 23 जनवरी 2026 तक होने वाला है। तो इसमें झारखंड का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा है? एक्चुअली ये जो मीटिंग है ना, ये इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग है, जिसमें से बड़े बड़े नेता, राजनीतिक ज्ञगण और राजनीति से संबंधित लोग, उद्योग जगत से संबंधित लोग, और बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता इसमें भाग लेते हैं। जो विश्व में जिस तरह का भविष्य में नीति निर्धारण किया जाना है, उस चीज को लेकर के मीटिंग होता है। और इसमें झारखंड का प्रतिनिधित्व कौन करने वाला है? पहले तो ये बताइए कि वंदना दादेल कौन है? वंदना दादेल, अगर आप न्यूज देखते हैं या फिर न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो आपको आइडिया होगा वंदना दादेल कौन है। झारखंड की कैबिनेट सचिव है। कैबिनेट सचिव है कौन? वंदना दादेल। अलका तिवारी कौन है? अलका तिवारी पहले थी ये मुख्य सचिव, लेकिन अभी ये निर्वाचन आयुक्त के पद पे है झारखंड में। अविनाश कुमार कौन है? अविनाश कुमार रिसेंटली, बताइए, रिसेंटली बने हैं ना? कौन सा पोस्ट पे अविनाश कुमार है? बताइए 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 बताइए, नहीं याद आ रहा है। झारखंड के डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पोस्ट पे है अविनाश कुमार। अगले कौन है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन, ये कौन है? बताइए कौन है सोरेन, पता है ना? बोलिए। मुख्यमंत्री हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री, चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दे रहे हैं। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन भाग लेने वाले हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में, जो होने वाला है
स्विट्जरलैंड में 19 से लेकर के 23 जनवरी 2026 के बीच में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या बोल रहे हैं, नोट कर लीजिए सब पॉइंट्स को। वंदना दादेल कैबिनेट सचिव, अलका तिवारी निर्वाचन आयुक्त, और अविनाश कुमार डीजीपी पुलिस अधिकारी होता है स्टेट का सबसे बड़ा वो, और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है। आगे बढ़े। वंदना दादेल कैबिनेट सचिव, जब भी कैबिनेट मीटिंग होता है, कैबिनेट मीटिंग के बारे में जो वंदना दादेल मैडम है, उसके बाद आप लोग देखते होंगे एक मैडम आती है, उसके बाद कैबिनेट मीटिंग में क्या क्या हुआ है उन सब के बारे में बताती है, तो वही है वंदना दादेल। निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी, जब भी कोई निर्वाचन होता है, जो राज्य निर्वाचन आयुक्त झारखंड की निर्वाचन आयुक्त स्टेट की है, तो कोई भी पंचायत चुनाव होता है, मतलब लोकल पंचायत चुनाव या फिर नगरपालिका चुनाव, तो नगरपालिका चुनाव या फिर पंचायत चुनाव ये किसके द्वारा कराया जाता है, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है, जिसकी अभी आयुक्त कौन है, अलका तिवारी है। और अविनाश कुमार ये कौन है, झारखंड पुलिस विभाग के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी है, डीजीपी। और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री। तो चलिए आगे बढ़ता है। अगला सवाल, कुछ दिनों में 26 जनवरी आने वाला है। ये सवाल देखिए ध्यान से, सवाल देखिए यहाँ पे क्या लिखा, सवाल लिखा हुआ है 26 जनवरी 2025, यानी कि अभी क्या चल रहा है, अभी 2026 चल रहा है, और ये क्वेश्चन कब का है, 2025 का है। तो ये अभी में भी कोई क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इसका 1 साल होने वाला है। 26 जनवरी 2025 को झारखंड की झांकी का विषय क्या था, मतलब थीम क्या था इसका। देखिए बाबा वैद्यनाथ धाम, बाबा वैद्यनाथ धाम जो है ना, ये थीम रह चुका है झारखंड की झांकी का 26 जनवरी में। कब, 2023 में। 2023 में झारखंड की झांकी का विषय था बाबा वैद्यनाथ धाम। झारखंड का तसर रेशम, ये 2024 का झांकी का थीम था। और अगर यहाँ पे आपको फोटो ठीक से दिख रहा होगा, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एक्चुअली देखिए कहाँ चला गया, बहुत ज्यादा जूम हो गया है, उसको कम कैसे करें। एक्चुअली विजिबल नहीं है ठीक से। यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड, नीचे लिखा हुआ है स्वर्णिम झारखंड, ए ट्रेडिशन ऑफ हेरिटेज एंड प्रोग्रेस, यही थीम है हम लोग की झांकी का। तो क्या है, स्वर्णिम झारखंड, स्वर्णिम झारखंड, विरासत और प्रगति, विरासत और प्रगति की परंपरा, इसमें ये ऐड कर लीजिएगा। स्वर्णिम झारखंड, विरासत और प्रगति की परंपरा, ये थीम है झारखंड की झांकी का वर्ष 2025 के लिए। और इसमें क्या क्या प्रदर्शित किया गया था, इस झांकी में रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी गई थी, उसके साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण, महिला शिक्षा, इन सब चीजों को दिखाया गया था। तो ये सब मुख्य प्रदर्शनी थी झारखंड की झांकी की। तो इस बार ऐसा कोई झारखंड को इनविटेशन नहीं मिला है, झारखंड को, मतलब झारखंड को जो झांकी टीम है उसको कोई इनविटेशन नहीं मिला है कर्तव्य पथ में जो झांकी होता है ना 26 जनवरी के दिन। तो देखते हैं अगर झारखंड इसमें पार्टिसिपेट करता है तो उसका झांकी का क्या थीम होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है, झारखंड में किस मछली के उत्पादन के लिए, अच्छा यहाँ पे मछली है, यहाँ पे होना चाहिए था झारखंड में किसके किसके उत्पादन के लिए बायोफ्लॉक तकनीक को बढ़ावा दिया गया। वैसे आंसर पता चल गया होगा क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा होता है, मछली। झारखंड में किसके उत्पादन के, किसके उत्पादन के लिए बायोफ्लॉक तकनीक को बढ़ावा दिया गया। जो बायोफ्लॉक तकनीक है ना, बायोफ्लॉक तकनीक क्या होता है, ये मछलियों को संवर्धित करने का एक तकनीक है। मतलब इसमें क्या करते हैं, मछली को जो चारा दिया जाता है ना, उसमें अमोनिया जो रहता है उसको फिर से रिसाइकल किया जाता है कुछ कुछ बैक्टीरियाओं के द्वारा,
तो उसी को चारा के रूप में दिया जाता है मछलियों को। तो इसका आंसर मधुमक्खी उत्पादन नहीं हो सकता है, रेशम उत्पादन भी नहीं हो सकता है, क्या होगा? झींगा। झींगा उत्पादन, झींगा मछली, क्योंकि यहाँ में से कोई मछली तो है नहीं। आंसर क्या होगा? झींगा। अनाज उत्पादन भी नहीं होगा। आंसर नोट कर लीजिए, क्या होगा आंसर? झींगा मछली के उत्पादन के लिए। इसका उत्पादन मतलब ये जो झींगा मछली का उत्पादन है ना, इसके साथ ही साथ हम लोग इसका जो झींगा मछली जी, झिंगड़ी मछली, अब झिंगड़ी मछली को ही झींगा मछली बोला जाता है, समझे? अब बोले झिंगड़ी मछली क्या है? इचे हाकू, समझे? क्रंची जो रहता है, इसका उत्पादन किया जा सकता है मांगूर के उत्पादन के लिए, कैटफिश, ये सब के उत्पादन के लिए भी इस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। बेसिकली इसका उत्पादन मछली उत्पादन के लिए होता है। यहाँ तो लिखा ही हुआ था, यहाँ पे लिखा ही हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? मछली के उत्पादन के लिए। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बायोफ्लॉक तकनीक याद कीजिए। बायोफ्लॉक तकनीक का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से है। चाहे वो कैटफिश हो सकता है, चाहे कोई और मछली हो सकता है, या झींगा मछली हो सकता है। अगला सवाल, नेशनल कॉन्क्लेव ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, नेशनल कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव क्या होता है? एक समिट होता है, उसमें कई लोग भाग लेते हैं, उस पे विचार विमर्श होता है, जिस चीज पे विषय निर्धारित किया गया उस पे। नेशनल कॉन्क्लेव ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन का आयोजन कहाँ किया है? पहले तो ये आपको जाना हो कि मल्टीलिंगुअल एजुकेशन मतलब इस बार का जो एनईपी है, एनईपी 2020, एनईपी क्या होता है बताइए? एनईपी 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन है ना, बहुभाषी शिक्षा, बहुभाषी बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा नीति में बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था। और ये आयोजन कहाँ पे हुआ है? रांची में हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन टुवर्ड्स एन इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन। इसमें क्या किया गया है? बहुभाषी शिक्षा में जो झारखंड के अलावा और भी बहुत सारी मातृभाषा है, इसमें मातृभाषा में शिक्षा देने को बढ़ावा दिया गया है। मातृभाषा में शिक्षा, आप अपनी मातृभाषा में अगर शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आपके लिए अच्छा हो कि बुरा होगा? अच्छा ही होगा, इससे आपकी मातृभाषा को बढ़ावा मिलेगा। और ऐसा तो सबके साथ है, सबको आता है मातृभाषा, तो उसमें समझने में आसानी भी होगा। ठीक है, नहीं, ये पॉलिसी 2020 का है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लागू हुआ है। तो इसी नीति के तहत बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक कॉन्क्लेव हुआ था रांची में। ठीक है ना, रांची में हुआ है, हम लोग की राजधानी रांची में। अब ये लोग, अब यहाँ देख सकते हैं, कई लोग फ्रेम में आप लोग को दिख रहे हैं, लोग इस कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेट किए हैं अपना अपना इसमें विचार देने के लिए कि किस तरह को हम लोग इसको बेहतर बना सकते हैं, समझे? ठीक है, अगले सवाल पे जाते हैं। और ये आज का हम लोग का आखिरी सवाल है, 9th नंबर क्वेश्चन सब लोग आ चुके हैं। तो 10वां सवाल देखते हैं। 10वां सवाल क्या कहता है, देखिए, हालिया सर्वे, क्या लिखा हुआ है? हालिया सर्वे, रिसेंटली एक सर्वे हुआ था, उसके अनुसार 2025-26 में, अभी जो साल नया हम लोग शुरू होने वाला है, उसमें राज्य की अर्थव्यवस्था, कौन सा राज्य? हम लोग झारखंड में रहते हैं ना, तो यहाँ पे बात किया जा रहा है झारखंड राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में। राज्य की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी अनुमानित है? हम लोग का राज्य का अर्थव्यवस्था कितनी दर से आगे बढ़ने वाला है? तो ये अनुमानित किया गया है 6.0 नहीं, 6.5 भी नहीं, 7 वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा? 7.5 होगा। 7.5% की दर से हम लोग वृद्धि करने वाले हैं। साथ ही साथ में जो नेशनल भारत का अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर है, वो भी अनुमानित किया गया है। तो भारत का, इसको यहाँ नहीं लिखना चाहिए, जो भारत की वृद्धि दर है ना, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की
अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, झारखंड की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से मात्र 0.1% कम है। झारखंड का 7.5 है, तो ये होगा 7.4। ये भी पता होना चाहिए आपको, समझे? तो ये रहा हम लोग का आखिरी सवाल। उम्मीद है आप लोग को सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में बता दीजिएगा, कोई डाउट होगा तो उसको हम लोग सर बता देंगे 6 आपको। हाँ नंबर बोलिए। क्वेश्चन में डाउट है। 6 अविनाश नंबर कुमार क्वेश्चन में DGP, डाउट। हाँ वो अविनाश कुमार वाला बोले ना, वो वाला में अच्छा, डीजीपी नहीं DGP होगा। नहीं ना है। हाँ सही बोल रहे हैं, ये डीजीपी नहीं, ये कौन है? मुख्य सचिव है। डीजीपी तो तदाशा मिश्रा है ना, ये कौन है? मुख्य सचिव। मुख्य सचिव, वेरी गुड। अविनाश कुमार मुख्य सचिव है। चीफ सेक्रेटरी है वंदना दादेल, कैबिनेट सेक्रेटरी है। अलका तिवारी निर्वाचन आयुक्त है, और हेमंत सोरेन कौन है? मुख्यमंत्री है। थैंक यू। चलिए, मेरा भी डाउट अब क्लियर कर दिया। ठीक है, फिर और कोई क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं सर, ठीक है, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।